अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्तनत उस्मानिया की अगली वीडियो के साथ हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ हमारा ये सिलसिला चल रहा है। हम इसमें पहले तुर्कियों के हालात, अर्तुगरुल गाज़ी के हालात और उस्मान ख़ान के हालात पढ़ चुके हैं, यानी कि मैं आपको उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। हम देख रहे हैं कि एक छोटे से कबीले से एक शुरू होने वाली हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी सल्तनत बनती जा रही है, और अब इस सल्तनत को अजीमुल शान बनाने में पिसरान उस्मान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा किरदार है, यानी कि ओरहान और अलाउद्दीन का। तो हम अपनी आज की वीडियो में, जो कि 2 पार्ट पे मुश्तमिल होगी, कि हम आज तज़किरा करेंगे सल्तनत उस्मानिया के बाकायदा दूसरे सुल्तान ओरहान का और उनके वज़ीर अलाउद्दीन का, जो कि दोनों बेटे थे उस्मान ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के। तो पिछली वीडियो में जैसे हम देख चुके हैं कि उस्मान गाज़ी की औलाद के बारे में देख चुके हैं, उनके बच्चों के बारे में। उनमें से उसके 2 बेटे बहुत मशहूर हुए, जिनमें एक ओरहान, जिसको अरखान भी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे अलाउद्दीन। अरहान एक जंगजू इंसान था, भरोसा शहर की फ़तह में उसका बड़ा किरदार था, और कई कारनामे उसने सरअंजाम दिए उस्मान ख़ान की ज़िंदगी में ही। और दूसरी तरफ जो अलाउद्दीन था वो एक इल्म दोस्त शख्सियत थे। उसने अपनी इल्म फ़ज़ल, अक्ल व बसीरत और हिम्मत इस्तक़लाल को बरूए कार लाते हुए सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मज़बूत किया, यानी कि एक सुल्तान बना और एक उसका वज़ीर बना, और वज़ीर बनकर बादशाह का खिताब इख्तियार किया। अगरचे उस्मान ख़ान खुद भी जंगजू था और बेलौस जंगजू था, इसलिए उसने भी अगले सुल्तान बनाने के लिए अपने उसी बेटे को प्रेफर किया जिसकी नेचर, जिसकी तरबियत में जंगजूपन ज़्यादा था। यानी कि उसने अपना अगला बेटा ओरहान को नेक्स्ट सुल्तान मुंतखब किया। अब गाज़ी उस्मान की वफ़ात के बाद ओरहान ने ख़ुद एक बार अपने भाई अलाउद्दीन को, जो कि उससे बड़ा था, उसे दावत दी कि चाहो तो हम ये सल्तनत को आधा आधा कर लेते हैं, आधे का इख्तियार आप संभालें, आधे का इख्तियार मैं संभालूँ। लेकिन अलाउद्दीन ने खुशदिली से इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। उसने कहा नहीं, तुम ही सुल्तान बनो, तुम ही सुल्तान बनने के काबिल हो, और मैं तुम्हारा वज़ीर बन जाता हूँ। और वो वज़ीर बनने का अमल भी उसने बहुत मुश्किल से माना, वरना वो इस सिलसिले में बिल्कुल अलग रहना चाह रहा था। बहरहाल अब इन दोनों भाइयों के जो कपल बना, इन दोनों भाइयों का, एक सुल्तान और दूसरा वज़ीर, और दोनों भाई एक दूसरे के साथ भी मुखलस थे, अपने बाप के ख्वाबों के साथ भी मुखलस थे, और अपने कबीले वालों के साथ मुखलस थे। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद को मजबूत किया। ओरहान के बारे में डॉगलस ए हार्वर्ड अपनी बुक में लिखता है कि 2 ऑफ ओरहान्स इंस्क्रिप्शन सर्वाइव एंड कॉपीज ऑफ 3 ऑफ हिज ट्रस्ट डीड्स। ही अपीयर्स बाय नेम इन मुगल अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड ही मेंशन इन अरेबियन एंड पर्शियन सोर्सेज। यानी कि बानिस्बत अर्तुगरुल और उस्मान गाज़ी के ओरहान के बारे में जो मालूमात हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, जिनमें कोई उसकी छोड़ी हुई कुछ चीज़ें भी मिलती हैं, और उसके अलावा कोई कॉपीज़ भी मिलती हैं ट्रस्ट डीड की, और उसके अलावा अरेबियन और पर्शियन में तो कई जगहों पर बाकायदा किताबों में उनका तज़किरा मिलता है, ओरहान का भी और अलाउद्दीन का भी। और इसी तरह मंगोलों की भी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बुक है उसमें भी ओरहान नाम का पता लगता है। तो मतलब इसका तज़किरा, इसकी मालूमात ओरहान की बजाय पिछले उस्मान गाज़ी से और अर्तुगरुल से ज़्यादा मिलती हैं। मशहूर सियाह इब्न बतूता भी अपनी किताब में ओरहान का जिक्र करता है और बताता है कि मेरी उससे मुलाकात हुई। वो ओरहान का नाम इस तरह अपनी किताब में लिखता है, सुल्तान इख्तियारुद्दीन अरखान बक बिन अल सुल्तान उस्मान जोक, यानी कि वो अपने इस नाम से उसको पुकारा है। और बताता है कि कमो बेश ओरहान के पास 300 के करीब किले थे, बहुत ही अमीर सुल्तान था, और वो अपने हर किले में वक्तन फ़वक्तन जाया करता था, मतलब किसी एक शहर में 1 महीने से ऊपर भी नहीं रहता था। और इब्न बतूता ने अपनी उसके साथ मुलाकात का तज़किरा भी किया है, और ये भी बताया है कि उसने कई दरहम इब्न बतूता को अदा किए थे। बहरहाल ये है ओरहान के बारे में जो मालूमात हमें पिछली किताबों से मिलती हैं। अब अगर बात की जाए कि आज हम पहले देखते हैं ओरहान के बारे में मालूमात, मतलब ओरहान की शख्सियत के बारे में कुछ बातें देखते हैं, उसकी फतूहात के बारे में देखते हैं।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसके हुकूमती कारनामों को और कैसे उसने सल्तनत उस्मानिया को मजबूत किया और जंग चरी फ़ौज या जनी चरी फ़ौज के बारे में बहस इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। अरहान की पैदाइश सगौत में 6 फरवरी 1281 को बताई जाती है। आपकी वालदा शेख अदीब अली, जिनका जिक्र मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ कि जो कोई मुर्शद थे उस्मान ख़ान के, तो आपकी वालदा उन्हीं की बेटी थी और गाजी उस्मान ख़ान के बाद आप सुल्तान बने। और कहा जाता है कि आप कम व बेश जब आप सुल्तान रहने का आपका अरसा है वो 38 साल बताया जाता है। अली मोहम्मद अल-सलामी के मुताबिक जो आपका हुकूमत का अरसा है ना वो 726 हिजरी यानी कि 1327 ईस्वी से लेकर 761 हिजरी 1360 तक का है। डोगलस ए हार्वर्ड के मुताबिक जो अरसा हुकूमत बनता है वो 1324 ईस्वी से 1361 ईस्वी तक का है। इसी तरह इंसाइक्लोपीडिया ऑटोमन एम्पायर का जो कि अकस्टन ने लिखा है उसके मुताबिक 1326 से 1362 तक सुल्तान औरहान रहे। और दौलत उस्मानिया नाम की किताब के मुसन्नफ़ डॉक्टर मोहम्मद अजीज़ के मुताबिक 726 हिजरी यानी कि 1326 ईस्वी से 760 हिजरी यानी कि 1359 ईस्वी तक सुल्तान औरहान सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। और बताया जाता है कि सुल्तान बनते वक्त जब सुल्तान बने उस वक्त उम्र 42 साल थी। यानी कि ये तमाम अरसे जो मैंने बताए हैं मुख्तलिफ राइटर्स के तकरीबन सेम ही हैं, इनमें सिर्फ 1-2 सालों का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए मतलब तकरीबन तमाम ही एक जैसे ही हैं, ठीक दुरुस्त माने जाते हैं। अच्छा, अगर सुल्तान औरहान गाजी की बीवियों का तस्करा किया जाए, उनके बारे में बताया जाए तो 4 बीवियों का जिक्र मुख्तलिफ जगहों पर मिलता है। एक नीलोफर खातून, वो भी किसी अमीर की बेटी थी। अस्पोर खातून थ्योराडा, जिसका भी मैं आगे जिक्र करूँगा वो किसकी बेटी थी। और इसी तरह एक एफ्टानिस के बारे में तस्करा मिलता है कि ये आपकी 4 बीवियाँ थीं। और औलाद में एक सुलेमान ख़ान का नाम मिलता है जिनको औरहान अपने बाद सुल्तान बनाना चाह रहे थे और उनको बाकायदा पाशा का खिताब भी मिला रहा, लेकिन जवानी में उनकी डेथ हो गई, इसी वजह से वो अगले सुल्तान ना बन सके। दूसरा मुराद है जो कि सुल्तान औरहान के बाद सुल्तान बना, सुल्तान मुराद। उसके अलावा इब्राहीम, सरफुल्ला, फ़ातिमा खातून, सकौलक खातून और हलील का जिक्र मिलता है। वफ़ात अप्रैल 1362 ईस्वी बताई जाती है और मदफन बरोसा शहर में ही है बताया जाता है। और सुल्तान औरहान के सुल्तान बनने के बाद मगरबी अनातोलिया का बेशतर हिस्सा सल्तनत उस्मानिया में शामिल हुआ, यूरोप की तरफ कदम बढ़ाया और यूरोप के अंदर पहला शहर फतह किया। अब इनकी तफसील पर देखते हैं कि कैसे फतूहात, अहम फतूहात हासिल की और क्या इसका जवाब था, उसके बारे में बात करते हैं। फतूहात में कुछ ऐसा है कि सुल्तान औरहान जैसे ही सुल्तान बना उसने शुरू में फतूहात कुछ की और फिर उसके बाद 20 साल तक किसी इलाके की तरफ कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्हीं इलाकों की नज़्म व नस्क में लगा रहा। इसके बारे में तफसीलन इंशाल्लाह अगली वीडियो में तस्करा करेंगे कि वो क्या क्या करता रहा। 1331 में नाइसिया और फिर 1337 में नाइकोमेडिया, जिसको अब अजमीत भी कहा जाता है, उसको फ़तह किया। बरोसा पहले फ़तह हो चुका था। इन 3 बड़े शहरों के फ़तह होने के बाद औरहान को मास्टर ऑफ बिथाइनिया कहा जाने लगा। सिवाय करासी जो कि सल्जाक रूम का एक सल्तनत थी, उसके अलावा औरहान ख़ान की तमाम कोशिशें, तमाम लड़ाइयाँ रूमियों से ही थी। करासी में भी उमरा की चतकलश की वजह से उसने वहाँ पर कब फ़तह किया उसको और उस पर हुकूमत सल्तनत उस्मानिया को कायम किया। और फिर इसके बाद काफ़ी अर्सा तक ये मतलब नाइसिया, नाइकोमीडिया और ये कराची को फ़तह करने के बाद काफ़ी अर्सा तक औरहान ने उन्हीं इलाकों जिनको फ़तह किया था वहाँ पर फलाह व बहबूद के लिए टिका रहा, उसका नज़्म नस्क संभाला। जैसे कि इब्न बतूता की भी किताब तज़किरा मिलता है कि वो किसी शहर में 1 माह से ऊपर नहीं रहता था, बल्कि वो हर शहर में हर जगह पर जाकर ख़ुद वहाँ के इंतज़ाम व इंसराम को संभालता था और साथ उसकी हेल्प होती थी उसके वज़ीर यानी कि उसके भाई अलाउद्दीन की। अब बात करते हैं कि औरहान गाजी भी जिसे कहा जाता है, पहला कदम यूरोप की तरफ रखा। क्यों और कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ? तो ऐसा पॉसिबल रोमन अम्पायर के अंदरूनी झगड़ों की वजह से हुआ। उन दिनों कंटाकोजेनस ने बगावत की
और जान बलोगस को और मलका के ख़िलाफ़ बगावत करके खुद कुस्तुनतिनिया का मुहासरा कर लिया। और उसने बाकायदा बुलाया और हान खान से मदद भी तलब की। और जब फिर बाद में मलका जान बलालोगस और कंटागोजेनस की आपस में सुलह हो गई तो उसके बाद उन पर सरोया के शाह स्टीफन ने हमला कर दिया। और स्टीफन के हमले से भी बचने के लिए उन्होंने बाकायदा और हान खान से मदद तलब की। मतलब उस टाइम सल्तनत उस्मानिया इस मकाम तक पहुंच चुकी थी कि रोमन एम्पायर वाले अपनी मदद के लिए उनको बुलाते थे। और कंटागोजेनस ने हालात को बेहतर करने के लिए सल्तनत उस्मानिया के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए उसने अपनी बेटी थोरेडा की शादी के लिए ओरहान खान को ऑफ़र की, जिसको ओरहान गाजी ने कबूल किया और थोरेडा से उसकी शादी हुई, जिसका मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ। ओरहान खान की बीवी थी। लेकिन इसके बावजूद भी बाज़नतीनी सल्तनत यानी कि रोमन एम्पायर के अपने अंदरूनी झगड़े बजाय कम होने के, मसाइल कम होने के, बिगड़ते गए, जिसकी वजह से वो बुलाते थे। और आपस में कोई बहरी जंग भी हुई वेंस और रूम वालों की, जिसके सबब सुलेमान खान जो कि बेटा है ओरहान का, उसने बल्कान के किले पर कब्ज़ा कर लिया। अब वो बल्कान किले पर जो कब्ज़ा किया उसके बाद उनके वापसी का सफ़र करने का इरादा ही था तो अचानक ज़लज़ला आता है, जिसको तमाम इंग्लिश मौरख या अरेबियन मौरख तमाम लिखते हैं कि उस ज़लज़ले की वजह से जो शहर गैलीपोली है उसकी दीवार टूट जाती है, फसील टूट जाती है। अब सलमान खान की फ़ौज उसको गैबी इमदाद समझते हुए उस शहर पे अपना कब्ज़ा कर लेती है। यानी कि गैलीपोली पर भी अब जो कि पहला यूरोपियन का शहर बनता है जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया कायम होती है। यानी कि थ्रेस का अब कुछ इलाके पर सल्तनत उस्मानिया कब्ज़ा हो चुका है। सल्तनत उस्मानिया जो कि कोनिया से शुरू हुई थी, एशियाई कोचिक में होती हुई अब उसके कदम यूरोप की तरफ बढ़ चुके थे और यूरोप का एक शहर और थ्रेस का कुछ इलाका उसके अंडर आ चुका था। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सुल्तान ओरहान और उसके भाई वज़ीर अलाउद्दीन ने क्या मिलकर क्या नज़्म व नस्क में क्या तब्दीलियाँ लाए, सल्तनत उस्मानिया की कैसे बुनियादें मजबूत की, ये इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।